Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 8, that is force and pressure. In this chapter we will discuss about force and the effect of force, friction, relationship between force and pressure. सबसे पहले देख लेते हैं ये force होता क्या है. A force is a pull or a push or both. A force cannot be seen but we can feel and observe the effect of the force. फोर्स जो है वो दोनों चीज़ हो सकता है. जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, पुश मीन्स धक्का मार रहे हैं, एंड पुल कर रहे हैं मतलब अपनी तरफ अगर खींच रहे हैं, या फिर दोनों चीज़ हो. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाया जाएगा कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है लेकिन फील किया जा सकता है, और उसके इफ़ेक्ट भी हम इजीली चेक कर सकते हैं, मतलब वो हमें महसूस हो सकते हैं. पुश, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज़. देखो, पुश एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जिसमें क्या किया जाता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेज रहे हैं. ठीक है, जैसे हम किसी टेबल को ले लिया है हमने और टेबल को हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, धक्का मार रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जा रहा है. ऐसे ही पुल के केस में होता है. अ पुल इज़ व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडी. जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी के पास उसको लेके आ रहे हैं. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल है प्लेइंग अ गिटार, स्क्रबिंग द फ्लोर, सॉइंग वुड, ठीक है, रोइंग अ बोट. तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, पुश और पुल के एग्जांपल्स हैं. दैट मीन्स फोर्स के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल दिए हुए हैं पुश और पुल के दिए हुए हैं, जैसे प्रेसिंग द स्विच. प्रेसिंग द स्विच किस तरीके का फोर्स है, ये हम क्या कर रहे हैं, स्विच को पुश कर रहे हैं, तब वो हमारा स्विच जो है वो ऑन हो रहा है. लॉन्चिंग रॉकेट, रॉकेट क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, पुश. ऐसे ही पुशिंग ट्रॉली, ट्रॉली को हम पुश कर रहे हैं. सेम विद द केस विद द नेल, और फिर किकिंग अ बॉल. इन सब चीज़ों में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुश वाला. और पुल के केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे टग ऑफ वॉर है ना, और ड्रॉइंग बैक अ बो. आप क्या बो से एरो को अपनी तरफ पुल कर रहे हो. देन रेजिंग अ फ्लैग, फ्लैग को आप रेज कर रहे हो, तब भी आप क्या करते हो, थ्रेड को, ठीक है, या फिर रोप को आप अपनी तरफ खींचते हो, ठीक है, वो भी पुलिंग का केस है. ऐसे ही पुलिंग अ बॉक्स, बॉक्स को पुल कर रहे हो. और ओपनिंग अ डोर, अगर आप डोर को भी ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो. ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पुश के ही एग्जांपल्स हैं, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए. नेक्स्ट जो है चेंजेस द शेप टेम्परेरी. फोर्स की वजह से हमें कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट है चेंजेस द शेप टेम्परेरीली. मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर सकता है. चेंजेस द शेप परमानेंटली. लेकिन पहला जो केस था, जैसे टेम्परेरीली, कुछ टाइम के लिए वो शेप चेंज कर सकता है, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर लेगा. नेक्स्ट है चेंजेस द शेप परमानेंटली, मतलब वो अपनी शेप परमानेंटली चेंज कर रहा है. देन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और चेंज कर रहा है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन. नेक्स्ट है चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है. नेक्स्ट है स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में है, तो उसको रोक सकता है. या फिर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और आप उसको रोकना चाहते हो तो उसको ईजिली रोक भी सकते हो. तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं फोर्स के. नेक्स्ट है देखो, जैसे ये स्ट्रेच अ रबर बैंड. अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. तो फोर्स अप्लाई करने पे रबर बैंड की जो शेप है वो चेंज हो जा रही है. एंड अगर हम फोर्स को हटा देते हैं तो फिर से क्या हो रहा है, ये जो रबर बैंड है अपनी शेप ले रहा है. प्रेस अ स्पॉन्ज, और जो हमारे पास स्पॉन्ज होता है उसको अगर हम प्रेस करते हैं तब वो अपनी शेप चेंज कर लेता है. लेकिन ये शेप चेंज तब करता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर से फोर्स हटा देते हैं तो ये फिर से अपनी ही पोजीशन में आ जाता है. ऐसे ही एक एग्जांपल है स्क्वीज़ अ स्प्रिंग. स्प्रिंग को अगर आप स्क्वीज़ करते हो तब भी क्या होता है कि वो उसका जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, एंड दैट मीन्स वो भी शेप को चेंज कर रहा है. तो ये जो एग्जांपल हैं
ये एग्जाम्पल है टेम्परेरीली शेप चेंजिंग के। एन ऑब्जेक्ट दैट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग स्क्वीज्ड, प्रेस्ड, ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड इज इलास्टिक। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप ओरिजिनल शेप से चेंज कर दी जाए और फिर से वो अपनी ही पोजीशन को अटेन कर लें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इलास्टिक। नेक्स्ट है ड्रॉप अ ग्लास, टीयर अ पीस ऑफ पेपर, क्रश अ एम्प्टी कैन। देखो, जब हमने इन केसेस में ये चीज़ें करके देखी, जैसे हम ग्लास को ड्रॉप करते हैं तो ग्लास क्या होता है, टूट जाता है। अगर पीस ऑफ पेपर लिया है तो पीस ऑफ पेपर क्या हो रहा है, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, टीयर कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो अलग अलग उसके पीसेस बन जा रहे हैं। ऐसे ही क्रश एम्प्टी कैन को हम क्रश कर रहे हैं तो उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। An object that will not return to its original shape and size after being squeezed, pressed, twisted and stretched is inelastic। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या होते हैं, जिनकी जो शेप है ओरिजिनल शेप से बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है, चाहे आप उसको स्क्वीज़ कर रहे हो या प्रेस कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इनइलास्टिक बोलते हैं। और परमानेंट चेंज भी कहा जा सकता है कि फोर्स की वजह से इन सारे ऑब्जेक्ट्स में परमानेंट चेंज आ गया। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं क्या है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। सॉलिड को ना तो कंप्रेस किया जा सकता है और ना स्ट्रेच किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो सॉलिड है, ठीक है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, चाहे वो टेम्परेरीली हो या फिर परमानेंटली। जैसे एग्जांपल आप ले लेते हो क्रशिंग अ कैन को आप क्रश कर रहे हो तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, और वो चेंज कैसा हो रहा है, परमानेंट चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है या स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे रबर बैंड एक सॉलिड है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, लेकिन जब आप उसमें से फोर्स हटा देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। वो हो गया टेम्परेरीली चेंज। और परमानेंट चेंज हो गया कि भाई जब आप कैन को क्रश कर रहे हो तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, ये परमानेंट चेंज है। ग्लास अगर टूट रहा है तो ग्लास पीसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, तो दैट इज परमानेंट चेंज। अब आ जाता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, द मूविंग बॉल विल चेंज इट्स मूविंग डायरेक्शन। देखो क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिए हैं, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। जैसे ये बॉल है, ये इस तरफ आ रहा है और जो बॉय है वो उसको किक कर रहा है, तो उसका मोशन क्या है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों की दोनों किस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तब किस तरीके से वर्क होता है कि भाई जैसे ये बॉल है, मूव कर रही है, ऐसे ही बॉय भी मूव कर रहा है, तो क्या हो सकता है, इन दोनों की जो पोजीशन है या फिर इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। जैसे आप बॉल वगैरह खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है, आप बैट से बॉल को हिट करते हो, तो बॉल क्या है, एक मूविंग बॉडी है। अगर वो मूव कर रही है और आप क्या करते हो, हिट करके उसकी क्या कर देते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो। तो हिट करना मीन्स क्या है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इस तरीके से आप किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। कभी कभी क्या होता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करता है, और फास्ट मूव कब करता है, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, अब वो बॉल भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में ये फुटबॉल प्लेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि पहले खुद मूव कर रहे हैं, फिर उस बॉल को हिट करते जा रहे हैं, और वो जो बॉल है वो भी उसी डायरेक्शन में मोशन दिखा रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स में किस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है। जैसे अगर हम किसी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मिसकंसेप्शन क्या होता है, जैसे अ फोर्स इज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड।
मिसकंसेप्शन ये है कि भाई फोर्स चाहिए ही चाहिए अगर किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करवाना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे। लेकिन एक्सप्लेनेशन में देखो क्या है, यू डू नॉट नीड फोर्स टू मूव एट अ स्टेडी स्पीड, बट इफ़ यू कीप द सेम स्पीड येट चेंज डायरेक्शन like a moon around a planet, then you have a force acting on you anyway। क्या होता है कि आपको कोई फोर्स वगैरह नहीं चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेडी स्पीड पर लाने के लिए, ठीक है। इफ़ यू कीप द सेम स्पीड येट चेंज डायरेक्शन, अगर सेम स्पीड आप रख रहे हो और फिर भी उसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हो, जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास मून है, जैसे मून क्या कर रहा है, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, देन यू हैव अ फोर्स एक्टिंग ऑन यू एनीवे, तो आपके ऊपर वो फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरीके से वर्क करता है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें मतलब किस तरीके से वेरिएशन होते हैं। अ स्टेशनरी बॉल विल मूव व्हेन इट इज़ किक्ड, कोई भी स्टेशनरी बॉल है, अगर कोई भी बॉल है वो रेस्ट पर है तो वो कब मूव करेगी, जब उसको किक किया जाएगा। मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स, और मूव किस डायरेक्शन में करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। आप किसी भी बॉल को हिट कर रहे हो, ठीक है, हिट कर रहे हो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, आगे की तरफ हिट कर रहे हो, तो बॉल भी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आप कह सकते हैं कि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। एंड सेम द मूविंग बॉल विल स्टॉप व्हेन एन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, किसी भी मूविंग बॉल को हम रोक सकते हैं अगर हम उतना ही फोर्स अप्लाई करें इन दी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कोई भी बॉल है हमारी तरफ आ रही है, हम चाहते हैं कि उसको रोक दे, तो वो कब रुकेगी, जब हम उस बॉल जितना ही फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ फोर्स एंड व्हेन इट रन्स आउट ऑफ द फोर्स इट स्टॉप्स मूविंग। देखो ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है, फोर्स इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें फोर्स है तो व्हेन इट रन्स आउट ऑफ फोर्स, अगर वो फोर्स हट जाए या मतलब उसमें फोर्स ख़त्म हो जाए तो वो मूव करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन दी स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट वो तब रेस्ट रहेगा या फिर इन मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो वो मोशन पर ही रहना चाहेगा, मोशन पर ही रहेगा। ये तब तक इस तरीके के पोजीशन में रहेगा, जैसे रेस्ट है या फिर मोशन है, इस वाली पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक। नेक्स्ट है देखो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस, किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, अकर व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, और उसके जो सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, तब हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेसेस एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों फैक्टर्स जो हैं, जैसे फ्रिक्शन कब कब होता है तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले कि सरफेस की कंडीशन कैसी है और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। अब फ्रिक्शन आप मानिए जैसे आप अपने हैंड्स को एक दूसरे में रब कर रहे हो, तब क्या होता है, जब आप दोनों हैंड्स को एक दूसरे से रब करते हो तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, आपको कैसा लगता है, थोड़ा वार्म फील होता है। तो क्या हो रहा है इसमें कि एक हाथ एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है और दूसरा दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह, तो दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, फास्टली मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की वजह से फिर हीट प्रोड्यूस होती है जो आपको महसूस होती है इन विंटर्स में। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो कंडीशन क्या है कि जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस तरीके का होना चाहिए। अगर आप मूव करते हो, ठीक है, तो मूव करने के लिए
आपको एक पर्टिकुलर सरफेस चाहिए, तो उस सरफेस पर आप किस तरीके से मूव करते हो। अगर सरफेस रफ़ है तो आप थोड़ा स्लो मूव कर पाओगे, है ना। अगर सरफेस जो है वो स्लिपरी है तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अगर कोई कार है ना, कार मूव कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर। जैसे अभी तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर कार इजीली ट्रैवल कर पाएगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी और फास्ट मूव करेगी। लेकिन जैसे ही रास्ता ख़राब हो जाता है, रोड वगैरह ख़राब दिखता है, तो क्या होता है, कार जो है काफ़ी स्लो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, स्लो इसलिए मूव करती है क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस काफ़ी रफ़ है, तो रफ़ की वजह से जो मोशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और स्मूथ सरफेस में जो मोशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं। एनेबल्स पीपल टू रन एंड वॉक विदाउट फॉलिंग और स्लिपिंग। देखो, रफ सरफेस का एक और काम क्या होता है, नियरली सारे के सारे सरफेसेस क्या कहे जाते हैं, रफ सरफेसेस कहे जाते हैं। आपके इवन हाथ का सरफेस भी कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है, तभी उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो पाता है। अगर स्मूथ सरफेस होता तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। ठीक है, ये फ्रिक्शन की ही वजह से होता है, जब आप किसी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हो। ठीक है, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हो, है ना। तो ये और किस में हेल्प करता है, रन और वॉक करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे जो फ्लोर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, रफ सरफेसेस होते हैं। और फ्लोर के साथ साथ अगर आपने कुछ जैसे स्लीपर्स डाली हुई हैं, तो वो स्लीपर्स किसकी तरह काम करती हैं, एक ऐसे सरफेस की तरह, एक ऐसे रफ सरफेस की तरह जो स्मूथ सरफेस पर इजीली वॉक कर पाएँ। ठीक है, इसमें दो चीज़ें लग रही है, आपका वेट भी लग रहा है और सरफेस की कंडीशन भी काम कर रही है। अगर स्लिपरी सरफेस होगा तो आप वॉक नहीं कर पाएंगे, आप बार बार गिरते रहेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे स्मूथ सरफेस है, ठीक है, जैसे आप घरों के जो फ्लोर्स होते हैं उसमें आप पानी डाल दीजिए, तो पानी में वॉक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमारे और मतलब हमारे पैरों के और उस फ्लोर के जो फ्रिक्शन है उसको काफ़ी कम कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इजीली वॉक नहीं कर पा रहे हैं और रन भी नहीं कर पा रहे हैं। एनेबल अस टू राइट ऑन द पेपर। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पेपर के ऊपर लिख भी नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन की वजह से ही हम पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। enables a car to stop when the brakes are applied। और कार्स को भी हम रोक नहीं पाएंगे अगर उसमें ब्रेक्स वगैरह अप्लाई नहीं होंगे तो। ठीक है, ब्रेक्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से जो कार्स के टायर हैं वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैन प्रोड्यूस साउंड। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी फ्रिक्शन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी अगर रहना चाहता है तो उसको स्टेशनरी रहने में भी वो हेल्प करती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन प्रोड्यूस साउंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अलाउज व्हीकल टू ट्रैवल ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग। व्हीकल्स को ट्रैवल करने में भी काफ़ी हेल्प करती है बिना स्लिप हुए। नेक्स्ट एक वे टू रिड्यूस, किस तरीके से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो यूज़ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग को यूज़ करके, बॉल बियरिंग आप मान लीजिए जैसे मार्बल्स होते हैं, कंचे जिसको बोलते हैं, अगर वो सरफेस के ऊपर गिरा दिए जाएँ तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो सकता है जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। तो ऐसे ही बॉल बियरिंग होती हैं, काफ़ी छोटे छोटे बॉल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं व्हीकल्स में ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। यूज़ व्हील एंड एक्सेल। नेक्स्ट है, यूज़ लुब्रिकेंट सच एज ग्रीस और ऑयल। कोई भी लुब्रिकेंट आप यूज़ कीजिए जैसे कि ग्रीस और ऑयल। लुब्रिकेंट्स वो लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे वाटर, अगर वाटर यूज़ हो रहा है फ्रिक्शन को कम करने के लिए तो वाटर इज़ अ लुब्रिकेंट। ऑयल भी क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो वो भी लुब्रिकेंट हो गया। तो मतलब ऐसे इस तरीके के लुब्रिकेंट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ एयर कुशंस। एयर कुशंस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी फ्रिक्शन को कम करने में यूज़ करते हैं। यूज़ रोलर बियरिंग। जैसे कोई भी रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग मीन्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके नीचे टायर्स यूज़ हो रखे हैं, जैसे आप सूट केसेस होते हैं, सूट केसेस में नीचे टायर्स लगे होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करते हैं।
ठीक है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं। कॉजेज द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वियर आउट, जो सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का, अगर बार बार उसमें फ्रिक्शन अप्लाई होता रहता है तो वो जो सरफेस है वो ख़राब हो सकता है उसका। कॉजेज लेस इफेक्टिवनेस ऑन मूविंग मशीन्स, मशीन्स जो मूव करती हैं अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं, मशीन्स जो है मूव नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली। कॉजेज हीटिंग, अगर फ्रिक्शन लगता है कि नहीं दो सरफेसेस के बीच में तो वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। कॉजेज साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डोर अगर आप खोलते हो तो डोर ईज़िली खुल नहीं पाता है और साउंड आपको सुनाई देती है। वो साउंड इसलिए क्योंकि उसके जो जॉइंट्स होते हैं जिससे वो डोर है वो जुड़ा होगा उसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए हमें साउंड सुनाई देती है। मशीन्स की साउंड काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये सारे केसेस हैं फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस हैं। इंक्रीज कॉस्ट व्हेन वर्न आउट ऑब्जेक्ट नीड टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस, और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मशीन्स है, मशीन्स के कोई पार्ट फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो चुका है तो वो पार्ट जो है हमें चेंज करवाना पड़ेगा। उसकी चेंज की वजह से क्या होगा, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली वो चीज़ें पड़ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन, फ्रिक्शन इज ओनली प्रेजेंट व्हेन समथिंग इज रबिंग अगेंस्ट अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मिसकंसेप्शन क्या है कि फ्रिक्शन तभी के तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो फ्रिक्शन है वो किन्हीं भी चीज़ों में लग सकता है। अकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फ्रिक्शन तब भी लग सकता है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मूव कर रहे हैं, तब भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन की हेल्प से आप मैच स्टिक, ठीक है, उसको जला सकते हो। ग्लास ऑफ वाटर को आपने होल्ड करके रखा है तो भी वो क्या है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। आप किसी विंडो को क्लीन कर रहे हो तो वो भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एयर प्रेशर, देखो पुल एंड पुश। एयर प्रेशर क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आप पुल कर रहे हो पुश कर रहे हो तो मतलब क्या है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप प्रेशर डोर के ऊपर अप्लाई करते हो तो डोर बंद हो जाता है ना, और पुल करने के लिए करते हो तो क्या होता है, डोर ओपन हो जाता है। फोर्स इज अप्लाइड टू पंप टू प्रोड्यूस एयर प्रेशर। देखो फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है पंप में ताकि एयर प्रेशर बन सके आपकी बाइसिकल की टायर में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है फोर्स और प्रेशर के बीच में। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर लग सकता है, प्रेशर प्रोड्यूस हो सकता है। प्रेशर बेसिकली होता क्या है, प्रेशर मीन्स दबाव डालना किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो दबाव आप कैसे डालते हो, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव नहीं डलता है। जैसे इंजेक्शंस या फिर आप और एग्जांपल ले लो पिस्टन का, तो उन केसेस में क्या होता है, आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। प्रेशर किसकी फॉर्म में, आप फोर्स की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई गैस आपने डाली हुई है किसी भी कंटेनर में और पिस्टन की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो अंदर क्या है, प्रेशर कम होता रहता है या फिर ज़्यादा होता रहता है। अगर फोर्स रिलीज़ करते हो तो प्रेशर कम होगा, और अगर फोर्स ज़्यादा कर देते हो तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है फोर्स एंड प्रेशर एक दूसरे के साथ। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी। सो तब तक के लिए आपने ये ध्यान से पढ़ने हैं। थैंक यू।